वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे मईशत पे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इस टाइम पे जो आलमी मईशत चल रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दोबारा से हमले शुरू हो रहे हैं और इसके नतीजे में अगर आबदाए हुर्मस बंद हुई फिर तेल की कीमतें में उतार चढ़ाव हम देखेंगे। आप किस तरफ जाता सूरत हाल को देख रहे हैं इस मुश्किल वक्त में? बहुत शुक्रिया आपका। ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त जो है जंग की जो सूरत हाल है उसमें बेयकीनी की कैफियत है। ज्यादा इम्कान कि अमेरिका जो है वो अपने इस्तेमारी मकासद हासिल करने के लिए तनाव की कैफियत बरकरार रखेगा, मगर शायद बड़ा कोई हमला ना करे, क्योंकि वो इसको जो ईरान ने जो उनको शिकस्त दी है, उसके अज़ाइम में नाकामी दी है, उसके बाद गालिबन उसको हमले करने का उनका इरादा नहीं है। लेकिन बेयकीनी की कैफियत रहेगी और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार या चढ़ाव दोनों साथ रहेंगे। जब कोई अच्छी खबर आएगी कि नेगोशिएशन हो रहे हैं तो गिर जाएगी। तो ये सूरत हाल तो बरकरार रहेगी। अलबत्ता जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जो हमारा ज़्यादा दिलचस्पी है उसमें ये है कि हमें इस जंग से कोई बड़ा नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पहुंचा। इसलिए कि अगर आप अपने आदाद शुमार देखें, 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी। उस वक्त जो पाकिस्तान का इस माली साल था उसमें शरह नमू ये वाजे हो गया था, हासिल नहीं होगा। टैक्सों की वसूली गिर रही थी, बरामदात गिरी थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरा था और महंगाई बढ़ी थी, ये रिकॉर्ड पर है। लेकिन रेमिटेंसेस में ऊंचे जाने का रुझान था। अब जब ये माली साल खत्म हुआ तो हमने देखा कि बेशतर अशारी हासिल नहीं हुए, लेकिन तरसीलात जो है, रेमिटेंसेस जो है, वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा। हालांकि ये कुछ लोगों का ख्याल ये था कि यहाँ झटका लगेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगा। इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान में जो मुश्किल सूरत हाल आई, पाकिस्तान में जो महंगाई आई, ये शरह नहीं बढ़ी, उसका वजह ये है कि हमारी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमतों ने, जहाँ तीनों पार्टियां हैं इस वक्त इक़्तिदार में हैं, उन्होंने ये महसूस किया कि इस जंग के नतीजे में अच्छा मौका है कि ताकतवर तबकों को मराद देते रहें और आवाम के ऊपर मुख्तलिफ बोझ डाल दें। बिजली के नरखों का, पेट्रोल का, गैस का, तरक्याती अखराजात में कटौती कर दें, तालीम का बजट कम कर दें, सेहत का बजट कम कर दें। ये तमाम चीज़ें हमें नजर आई। तो ये उस अशराफिया की मीशत का नतीजा है जो पाकिस्तान में है। यानी आलमी मीशत में जो सूरत हाल हुई जंग की, उसका असर नहीं पड़ा। लेकिन हुकूमत ने जो वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने जो इक़दाम उठाए, कुछ IMF के नाम पर, जो IMF ने नहीं कहा था लेकिन IMF का नाम इस्तेमाल किया। लेकिन ये वाजह है कि इस साल 2026 में हमारी मीशत की सूरत हाल अच्छी नहीं रही। लेकिन 2027 के जो आप आदाद शुमार देखें तो तो वो ऐसे लगता है कि खौफ आता है कि हम शायद तरक्की की तरफ जाने का 2027 में भी कोई इरादा मुझे नजर नहीं आ रहा। तो जनाब, डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर हम ये कहें कि जंग से उतना हम मुतासर नहीं हुए जिस तरह से अशराफिया की शाह खर्चियों से मुतासर हुए और आवाम को डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट भुगतना पड़ा, तो फिर ये कैसी हुकूमत है? क्यों आवाम इस पर ट्रस्ट करे? क्यों दोबारा इसको वोट दे जब मौजूदा वजीर आजम जो है वो PDM में भी चूंकि वजीर आजम रहे, अभी भी उनकी जो है शहबाज शरीफ की एक कॉन्टीन्यूटी है, तो हालात बेहतर तो होने का नाम नहीं ले रहे हैं आम आदमी के। देखिए, आपने एक नुक्ता बड़ा अहम उठाया है, लेकिन उसको बारीक बीनी से देखना पड़ेगा। इस वक्त जो अगले साल का बजट आया है उसमें कुछ ऐसा हुआ जो पाकिस्तान की 78 साल में नहीं हुआ था। यानी सूबों ने ये कहा कि जी हम वफाक को ग्रांट देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि सूबों ने पहले ही तालीम का बजट कम है, सेहत का बजट कम है, तरक्याती अखराजात कम है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, वो 1035 अरब रुपए फाजिल कैसे दे सकते हैं? तो क्या ये हकीकत नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने, जो एक बड़ी जमात है और सरहद में सिंध में भी इक़्तिदार में है, वो मरकज में उन्होंने ओहदे लिए हुए सदारत के और सेनेट चेयरमैन के, उसके बाद आपने देखा कि उनको गिलित बलूचिस्तान में भी उनका है। तो इसका मतलब यह कि इन दोनों पार्टियों का गठजोड़ था। लेकिन जो बात मैं बड़ी वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपका सवाल आम है, कि खैबर पख्तूनख्वा ने भी वही हरकतें की हैं जहाँ तीसरी जमात इक़्तिदार में है। उन्होंने भी वही अवाम को कुचला है और अशराफिया को नवाजा है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर अवाम के पास क्या चॉइस है? इस हुकूमत नहीं तो तीन ही पार्टियां हैं ना जिनको जो कम्पीट कर रही हैं। या बाजी में फौजी हुकूमत थी, उन्होंने भी वही किया। तीनों पार्टियां भी वही कर रही हैं, वफाक में और सूबों में भी। तो ये जो कुछ हो रहा है उसके नतीजे में सूरत हाल ये है कि जिम्मेदारियां मीडिया की, अवाम की
और शायद पार्लियामेंट से तो मुझे तवक्को नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बता दूं जिम्मेदारी से। देखिए हमारे बिल में है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हमने तो रात को 12 बजे जो है वो को अदालतें खोली ताकि इलेक्शन करा दी जाए। बड़ा अच्छा किया, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन और भी तो जिम्मेदारियां हैं, मसलन 25 अलिफ है। आइन का 25 अलिफ ये कहता है कि 6 साल से 16 साल के हर बच्चे को लाजमी तालीम देना और मुफ्त तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है। ये 25 अलिफ है। अब मेरे मुल्क में 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है। मेरे मुल्क में 11 करोड़ लोग जो है ना वो ऐसे गरीब हैं कि वो अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को पेट भरकर गजा नहीं खिला सकते, उनका इलाज मुआवजा नहीं कर सकते। और तो जो कुछ मंशूर था उस पर तो वो अमल नहीं कर रहे। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ये तो कह सकती है कि भाई आपका जो बजट है ये तो आइन के खिलाफ है, इसलिए कि 25 अलिफ में तो ये है कि आप मुफ्त तालीम देंगे। ये 26 मिलियन बच्चों को बजट में जो आपने रखा है ये तो अगले 50 साल में भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि मीडिया, एक जुमला पूरा करो, डॉक्टर साहब, मीडिया आवाम को। मैं आपकी बात बिल्कुल सेकंड करता हूं कि बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जहां इतने बड़े बड़े फैसले नहीं माने गए, वहां पे ये फैसला कहां माना जाएगा। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट जो इशू जुड़ा है, जब तेल की कीमतों की हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, तेल की कीमतें आप नए हुरमज खुलने के बाद से वापस आई, $68 पे आ गई फी बैरल। और हमने पाकिस्तान के अंदर देखा कि जो बढ़ी थी उस तरह से कमी नहीं हुई, और फिर जो कमी हुई उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आया। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? नहीं, पहले एक जुमला मैं आपको बताऊं, आपने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना गया। जब नवाज शरीफ को नाअहल किया तो माना गया, यूसुफ रजा गिलानी क्यों किया तो माना। वो अगर ये कह दें, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि ये बजट जो आपने पास किया है ये 25 अलिफ के खिलाफ है, आइन की शिक 3 के खिलाफ है, और पार्लियामेंट को ये इख्तियार ही नहीं है कि उसको पास कर सके, तो फिर उस पर उनको कुछ ना कुछ तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। उस जिम्मेदारी से ओहदा वो पीछा नहीं छुड़ा सकते। लेकिन दूसरा बात मुझे अभी ये लगता है कि आलमी मंडी में जो उतार चढ़ाव जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आपने देखा कल कीमतें गिरी भी थी। अब थोड़ी सी एक अच्छी खबर आएगी, कुछ मीटिंग होगी, कुछ अमेरिका से जो ट्रंप है वो रोजाना अपने बयान बदलता है, कभी धमकी देता है, कभी कहता है जी ईरान के साथ तो जंग तो नहीं हो रही, ये तो थोड़ी बहुत छेड़छाड़ हुई है। इसका नतीजा ये है कि ये एक आध दिन में आप फिर देखेंगे गिर भी सकती हैं, और कोई बड़ी मुझे नजर नहीं आता। अमेरिका की अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि ईरान ने जो कुछ किया उनके साथ, और आपने देखा कि किसने सपोर्ट किया, चीन ने सपोर्ट किया, और उसके बाद आपने देखा कि जो है ना रूस ने सपोर्ट किया, नेटो जो है वो गैर जानबदार बन गया। हमने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो वो असल जो मुझे खतरा है वो दूसरा है, मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दूं। वो ये है कि हमें ये चाहिए था कि ईरान में हमने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, और अल्लाह ताला ने हम फतह दिलाई भारत के दुश्मन के खिलाफ बुनियाद मरसूस में, ये बड़ी कामयाबी थी। लेकिन अब हमें ये चाहिए था कि पहला काम ये करते कि चीन से ही दरख्वास्त करते कि उनका इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में, तो वो दहशत गर्दी की आप देखिए पिछले चंद रोज जो गुजरे हैं, हमारी अफवाज ने, हमारे रेंजर्स ने, हमारी पुलिस ने, हमारे अवाम ने शहादतें बड़े पैमाने पर दी हैं, कोई मामूली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर भारत और अफगानिस्तान मिलकर यहाँ यही हरकतें करते रहे, तो हमने अगर जितनी ईरान के लिए कोशिश की, अब अफगानिस्तान को राह रास्त पे इतना लाएंगे, दोस्त ना भी बने मगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना करे। ये इतना बड़ा मसला है, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि हमें यहाँ से नुकसान होगा, खुदा न खास्ता अगर हुआ तो इस दहशतगर्दी से नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, लोगों में मायूसी बदली जी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये दो वजह है, दो जुमले अगर आप इजाजत दें तो बता दूं। बुनियाद मरसूस जिसके चीफ हमारे जो है आर्मी चीफ भी बात करते हैं, फील्ड मार्शल भी बात करते हैं, वो सूरह सफ है में आयत नंबर 4 है, तो अल्लाह ताला ने हमें फतह दी। उसके बाद आयत नंबर 11 और 13 में अल्लाह ने क्या कहा है कि अगर आपने जान की कुर्बानी देने के बाद ये माल की कुर्बानी नहीं दी तो आपको फतह नसीब नहीं होगी। अब आपने देखा, जैसे आपने खुद कहा, कुरान कह रहा है आयत नंबर 13 और उसी में, तो इसका मतलब ये कि हमें अब ये हरकतें छोड़नी पड़ेंगी जिसका आपने गलत इस्तेमाल किया, अवाम को वोट डाल दें। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली, बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, 1 मिनट में आपने इसका जवाब देना है कि जो गंदम क्राइसिस दोबारा बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि दोबारा हमें शायद ये इम्पोर्ट करनी पड़े गंदम, हम तो एक एग्रीकल्चर बैक्ड कंट्री हैं, और उसमें ये क्राइसिस क्यों आते हैं? देखिए बड़ा आम सवाल है। पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया की, इससे ज्यादा संगीन बात बता रहा हूँ, दुनिया के 10 ममालिक जहां भूख की सूरत हाल संगीन है, उन 10 में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान शामिल है, जिसकी जमीन जरखेज है, जिसके मेहनती किसान जो है जफाकश किसान है। फिर क्या है,
हुकूमत की गलत पॉलिसियां, स्टेट बैंक की पॉलिसियां, कोई रिसर्च नहीं है, छोटे किसानों को तरफ तवज्जो नहीं है, और ना उनकी मार्केटिंग के पैसे मिलते हैं। हम खामखा जो है वो शुगर केन उगाते हैं जहाँ पर मसले हैं। तो हमने कभी ज़राअत की तरफ तवज्जो नहीं दी। हमारी तवज्जो है, तवज्जो कहाँ पर है मैं आपको बता दूं, बरामदात की नहीं है। हमारी बरामदात गिरी है पिछले वर्षों में। या तरसीलात बढ़ा लें और कर्जे ले लें और ताकतवर तबकों को मराहत दे दें। ज़राअत ऐसा शोबा है, अगर आप इसमें रिसर्च करके लगाएं, सही। मैं आपको रिकॉर्ड में बताता हूं कि किसान की आमदनी में 5 गुना इजाफा होगा। अगर गुर्बत में कमी करनी है, रिसर्च हो रही है, उनको अच्छा बीज दें। तो इस सेक्टर पे तवज्जो देनी चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम हो गया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। कमर जैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने